दोस्तों, मैं के सिंह आपका स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल अंजना क्लासेस में। दोस्तों, आज से हम शुरू कर रहे हैं मिशन 450 प्लस के तहत जो मैंने लॉकडाउन का स्पेशल बैच जो अनाउंसमेंट किया था उसका मैथ का पेपर 10th का जो 2022 में जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके लिए हमको ये प्रिपेयर करवाना है। तो शुरुआत करते हैं आज फर्स्ट चैप्टर से, मैथ का गणित का पहला चैप्टर नंबर सिस्टम, जिसको हम संख्या पद्धति बोलते हैं। दोस्तों, ये जो चैप्टर है आप 8 क्लास से पढ़ते आए होंगे, कुछ ना कुछ आपको नॉलेज हुआ होगा। तो पहले हम आपको संख्या पद्धति में क्या क्या आप पढ़ के आए हैं 8, 9th में और क्या आपको 10th में पढ़ना है, उस सिस्टम से कुछ संख्याएं हैं, उस संख्या से आपको हम परिचित करवाते हैं। दोस्तों, संख्या पद्धति में सबसे पहले क्या हुआ था कि ये प्रकृति का निर्माण हुआ। क्या हुआ? प्रकृति का निर्माण हुआ तो लोग गिनती शुरू करने लगे। क्या शुरू करने लगे? गिनती, काउंटिंग। तो लोग गिनती शुरू करते थे। आपके पास भी अगर आप कहते हैं कि गिनो कोई चीज़ है तो 1 से शुरू कर देते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। बहुत पुराने ज़माने में जब प्राकृत संख्या का आविष्कार हुआ था उस समय तक जीरो का खोज नहीं हुआ था। क्या नहीं हुआ था? जीरो का खोज नहीं। यानी लोग आते थे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इसके आगे संख्या ही नहीं बन रहा था। क्यों बनता है? 9 के बाद आप क्या लिखिएगा? क्योंकि जीरो का खोज नहीं हुआ था। तो जो प्रकृति का निर्माण हुआ तो लोग काउंटिंग शुरू किए, तो 1 से लेके गिनती की सभी संख्या क्या कहलाया? प्राकृत संख्या। क्या कहलाया? प्राकृत संख्या। यानी ये प्रकृति का निर्माण हुआ था, उस समय से ये संख्या चली आ रही थी। तो क्वेश्चन पूछेगा प्राकृत संख्या क्या होता है? 1 से लेके गिनती की सभी संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। लेकिन आगे जाके अगला एक पूर्ण संख्या आता है। देखिए, नाम से स्पष्ट है पूर्ण। पूर्ण का अर्थ हो जाता है पूरा करना। पूर्ण का अर्थ क्या हो जाता है? पूरा करना। दोस्तों देखिए क्या हुआ पूरा, कि बड़ा बड़ा आपको अगर कहते उस समय कि बताओ कि 1 लाख लिखो, कैसे लिखते? क्योंकि था तो 9 तक, लेकिन आप जीरो का खोज नहीं हो पाया था। तो जीरो का खोज नहीं हुआ। अपने बिहार के पटना से एक प्रसिद्ध गणितज्ञ जिनका नाम आर्यभट्ट था, आर्यभट्ट ने जीरो का खोज कर दिया, यानी शून्य का खोज किया। और शून्य की खोज करने के कारण बड़ा बड़ा जो अंक था उसको लिखने में क्या हो गया? आसानी हो गया। यानी जो गिनती में जो कठिनाइयाँ था उस कठिनाइयाँ को ये जीरो आने के बाद क्या हुआ? आज बड़े बड़े अगर अंक को लिखना होता है, लाख, करोड़, अरब, जितना भी लिखना होता है दोस्तों, तो एक जीरो ही है, जिसके कारण आप क्या होते हैं? उस गिनती को पूरा करते हैं, यानी पूर्ण करते हैं। तो जब जिस गिनती को ये पूरा कर रहा है, पूर्ण कर रहा है, इसको ही कहते हैं पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या कुछ नहीं है, इसमें जीरो से शुरू हो जाता है। कहाँ से शुरू हो जाता है? जीरो से। और ये कहाँ तक चली जाती है? अनंत तक चल जाती है। तो दोस्तों, प्राकृत संख्या समझ में आ गया, पूर्ण संख्या आ गया समझ में। उसके बाद देखा गया कि कुछ ऐसी संख्या थी जिसको हम आधा आधा कर सकते थे। आधा आधा कहने का अर्थ है कि 2 से कट जा रहा है, यानी देख रहा था कि 4 है, कुछ आगे 6 होगा, 8 होगा। और कुछ संख्या ऐसी भी इसमें थी जिसमें देखा गया कि उसको आधा आधा नहीं, यानी पूरा पूरा नहीं कट रहा था। इस आधार पर संख्या को बोला गया कि जो कट जा रहा है ना वो सम संख्या है, और जो 2 से नहीं कट रहा है ना विषम संख्या है। तो सम विषम आपको समझाने की जरूरत है। जो 2 से कट गया सम संख्या, जो 2 से नहीं कटा विषम संख्या। आगे समझते हैं। अगला था पूर्णांक। क्या हुआ कि आगे चल के ये सब खाली 1, 2, 3 प्लस में ही आ गया था, लेकिन ज़रूरत ऐसा भी हुआ कि कहीं कहीं आपको घटाने के जो किसी को देना था और किसी से लेना था, यानी पहले प्लस का खोज हुआ, अब बाद में किसी को घटाना था, बाद में माइनस का खोज हुआ। तो माइनस चिन्ह को दर्शाने के लिए बाद में कुछ संख्या ऐसे भी आई कि देखिए, ये पूर्ण संख्या तो हो गया था 1, 2, 3, 4, आगे डॉट डॉट। उसके बाद क्या हुआ कि कुछ संख्याएं ऐसे भी आए कि उसको माइनस में भी करने लगा। यानी आपको 2 रुपया कर्ज, तो कर्ज दिखाने के लिए आगे माइनस लगाते हैं, 20 रुपया कर्ज, आगे माइनस दिखाते हैं। तो जो माइनस में जो संख्याएं चली जाती थी, तो कुछ संख्या ऐसे भी आ गए जो माइनस में चला गया, -2, -3, -4, यानी उल्टा के तरफ। तो जो पूर्णांक संख्या हो, जो नाम से स्पष्ट है, पूर्णांक को पूर्ण
प्लस अंक, यानी अंक को क्या कर रहा है, ये पूरा कर दे रहा है, इसलिए हम इसको बोलते हैं पूर्णांक संख्या। ये पूर्ण संख्या, ये प्राकृत संख्या को पूरा कर रहा था, ये अंकों को पूरा कर रहा था। तो ये जो पूरा माइनस से लेके प्लस में, यानी 0 से आगे जाइए चाहे 0 से पीछे जाइए, ये दोनों संख्या को मिला दीजिएगा, इसको कहते हैं पूर्णांक संख्या। अब आगे देखिए, एक था अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कहते हैं कि कुछ संख्याएं ऐसी थी कि या तो अपने से कटता था नहीं तो एक से। एक थेथर है, एक ऐसा संख्या है जो सबको काट देता है। तो कुछ संख्याएं ऐसी थी जो एक से कटती थी और या तो अपने आप से कटती थी, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13 इत्यादि। आगे कुछ ऐसी संख्याएं बताइए, हम बोलेंगे कि 7 है, एक से कटेगा क्योंकि एक तो सबको काट रहा है। एक और 7 के अलावा या तो ये 7 से कटेगा, कुछ दुनिया में ऐसी संख्या है जिसको 7 को काट सकता है नहीं, यानी जो एक से कटे या अपने आप से कटे उसको कहते हैं अभाज्य संख्या। क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। और एक होता है संयुक्त संख्या, जो एक से भी कटे, अपने से भी कटे, बाद बाकी और दूसरों से कटे, उसको कहते हैं संयुक्त संख्या। तो संयुक्त संख्या जो बच गया गिनती की सभी संख्या, जो सब क्या कहलाया, संयुक्त संख्या। जो एक से भी कट रहा है, अपने आप से भी कट रहा है और तेसरकों से कट रहा है, उसको बोले संयुक्त संख्या। तो ये सब आपको 10th और 9th में पढ़ना था। अब आपका जो चैप्टर शुरू हुआ, परिमेय और अपरिमेय। बचपन से एक परिभाषा आप देखते होंगे, परिमेय संख्या किसको कहते हैं, जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अच्छी बात है, ये परिभाषा देखते होंगे कि परिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन होना चाहिए कि Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। दोस्तों यहाँ आपको समझना है कि ये Q का मान 0 क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर किसी संख्या के अंक के अगर आप 0 से भाग देते हैं ना, वो अनंत हो जाता है। यानी कहने का अर्थ है, मान के चलिए 4 में आपको 0 से भाग देना है, अगर नीचे 0 रहेगा ना तो वो संख्या क्या हो जाएगी, अनंत हो जाएगी। अगर यही रहता 0 ऊपर रहता है तो वो इन्फिनिटिव नहीं होता है, वो अनंत नहीं होता है। अगर हम बोल दिए कि 0 में अगर 4 से भाग देना है तो इसका मान 0 होगा, लेकिन आप ये गलत फहमी में मत रहिएगा कि अगर 0 से अगर भाग देंगे तो ये 0 होगा। ये 0 नहीं होता है, अनंत हो जाता है। इसलिए दोस्तों अगर Q का मान जैसे ही 0 होगा तो ये परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा। यानी परिमेय संख्या हम उसको कहते हैं जिसको हम P/Q के रूप में क्या कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं। लेकिन एक कंडीशन होना चाहिए कि जो Q जो है, Q का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं। इसका उदाहरण देखिए, कोई भी दो पूर्णांक संख्या ले लीजिए, माइनस में लेना है, प्लस में लेना है, कुछ भी लेना है आप ले सकते हैं, तो उसको हम कहते हैं परिमेय संख्या। यानी देखिए P/Q के, देखो 3 भी एक क्या था, पूर्ण संख्या है, 4 भी एक क्या है, पूर्ण संख्या है। यानी जो परिमेय संख्या होता है, क्या समझना है कि ऊपर भी होना चाहिए पूर्णांक और नीचे भी क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। लेकिन नीचे का जो पूर्णांक है वो क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। यानी परिमेय संख्या किसको बोले, P/Q, यानी दोनों पूर्णांक, ये भी पूर्णांक, ये भी पूर्णांक, दैट इज नॉट कॉल्ड, जो Q जो है, Q नहीं होना चाहिए 0। ठीक इसका उल्टा हो जाता है अपरिमेय, जिसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। परिमेय संख्या क्या था, जिसको P/Q के रूप में लिख दिए, लेकिन अपरिमेय संख्या क्या है, जिसको P/Q के रूप में नहीं लिखे। जैसे आपको उदाहरण देते हैं, रूट वाली कोई भी संख्या है, √3 है दोस्तों, क्या √3 को हम परिमेय संख्या अपरिमेय बोलेंगे, अपरिमेय है। ये आपके मन में आ रहा होगा कि सर ये जो √3 है इसके नीचे तो 1 हो सकता है, बिल्कुल सही है, हो सकता है। लेकिन दोस्तों हम बताए हैं कि जो परिमेय संख्या है उसका ऊपर भी पूर्णांक होना चाहिए, नीचे भी पूर्णांक होना चाहिए। बात सही है कि एक पूर्णांक तो है, लेकिन आप ढूंढिए तो क्या √3 जो है, √3 कहीं भी पूर्णांक संख्या में है तो नहीं, रूट वाली कोई संख्या पूर्णांक में है नहीं। यानी परिमेय होने के लिए दोनों पूर्णांक होना चाहिए। और अपरिमेय जो होता है, अगर दोनों पूर्णांक नहीं हैं तो वो अपरिमेय हो जाता है। जैसे अगर हम बोल दिए 3
√3 कुछ भी है दोस्तों। इसके नीचे अगर आप कहिएगा कि 1 है तो 1 तो पूर्णांक है, क्या √3 पूर्णांक है? नहीं है, तो इसको हम बोलेंगे अपरिमेय संख्या। पाई भी क्या है? तो पाई भी एक अपरिमेय संख्या है। दोस्तों आप कहिएगा कि पाई का मान तो 22/7 होता है, तो 22/7 जो है परिमेय संख्या हो जाएगा। सही बात है, 22/7 परिमेय है क्योंकि P/Q के रूप में लिख दिए हैं, लेकिन पाई परिमेय नहीं है क्योंकि एक मान ये माना गया है कि पाई का मान एग्जैक्ट 22/7 नहीं होता है, वो लगभग 22/7 होता है। इसलिए पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। इसको हमको 2 नंबर 4 नंबर में पूछता है सिद्ध करने वाला, हम आगे समझाएंगे। फिलहाल जानिए पाई यानी रूट वाली जो भी संख्या है, और रूट वाली कैसी होनी संख्या? जिसका रूट का मान नहीं निकलता होगा। अगर आप कहिएगा कि रूट अंदर 64, बताइए 64 का तो वर्गमूल 8 होता है, ये परिमेय नहीं कहलाएगा। जिसका मान अगर नहीं निकल पाता है रूट में तो वो अपरिमेय होता है। तो दोस्तों अब आगे हम देखते हैं इसका। देखिए दोस्तों, अगला है आपको परिभाषाएं पूछता है, इसका आगे बहुत जरूरी है, बस आज इंट्रोडक्शन आपको दे रहे हैं। एक होता है एल्गोरिदम, आपको पढ़ना है एल्गोरिदम, और एक पढ़ना है लेमा, जिसको बोलते हैं हिंदी में प्रमेयिका। देखिए एल्गोरिदम क्या है? किसी भी एक बड़ा आपको समस्या है, उस समस्या का हल आपको निकालना है, क्वेश्चन सोल्व करना है, तो एक बार में आपको नहीं निकालना है, कुछ स्टेप बाय स्टेप। अगर किसी बड़े प्रक्रिया है, बड़ा जो भी अगर आपको क्या है कहलाता है क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को आप स्टेप बाय स्टेप सोल्व करते हैं, तो उस प्रक्रिया को हम कहते हैं एल्गोरिदम। कहने का अर्थ है कि आपको बोल दिया है कि मैगी बनाना है, मैगी बनाने का कोई प्रक्रिया है, पहले आप क्या कीजिए, कुछ ना कुछ प्रक्रिया द्वारा, जैसे सब्जी बनाना है तो आप प्याज काटिएगा, मसाला होगा, और भी किसी न किसी चरण पर प्रक्रिया द्वारा जो क्वेश्चन को प्रक्रिया को आप सोल्व करते हैं, तो उसको ही हम कहते हैं एल्गोरिदम। एल्गोरिदम क्या हुआ कि किसी एक बड़े समस्या को, कोई बड़ा क्वेश्चन हो, उस क्वेश्चन को आप चरणबद्ध प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप अगर सोल्व करते हैं तो उस प्रक्रिया को कहते हैं एल्गोरिदम कहते हैं। जैसे आपको यहाँ मान के चलिए भाग देना है 27, आप बचपन से ये पढ़ते आ रहे हैं कि इसमें हम क्या करेंगे, 8 3 लगाएंगे 24, यहाँ शेष आएगा। क्या अचानक ये हम आपको निकाल दिए थे? नहीं, अचानक नहीं निकाले थे, किसी न किसी प्रक्रिया के द्वारा स्टेप बाय स्टेप काम करते हैं, तो इस प्रक्रिया को हम एल्गोरिदम कहते हैं। और लेकिन लेमा किसको कहते हैं, यानी प्रमेयिका किसको कहते हैं? प्रमेयिका उसको कहते हैं कि एक ये सिद्ध किया हुआ कथन रहता है। जैसे आपको सिद्ध किया हुआ है कि a+b का होल स्क्वायर होता है a² + 2ab + b², और ये जो है सिद्ध किया हुआ कथन है ना, इस कथन का अगर प्रयोग हम दूसरे चीज को सिद्ध करने में करते हैं तो उसको हम कहते हैं प्रमेयिका। तो एल्गोरिदम क्या है? एक प्रक्रिया है, स्टेप बाय स्टेप किसी बड़े क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप सोल्व करते हैं, उसको कहते हैं एल्गोरिदम। लेकिन प्रमेयिका क्या है कि किसी एक ये सिद्ध किया हुआ कथन रहता है, सिद्ध किया हुआ कथन है कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष होता है, ये सिद्ध किया हुआ है, और इसका प्रयोग हम दूसरा बड़ा बड़ा क्वेश्चन बनाने में करते हैं, तो इसको हम बोल दिए प्रमेयिका। अब आगे जो हमको जो मेन जो चैप्टर हमको पढ़ना है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। जो यूक्लिड था उन्होंने उनका जो सिद्धांत आया, उनका जो प्रमेयिका क्या है कि उसके बारे में हमको जानना है। दोस्तों अब जो देखना है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है। ये एक देखिए, प्रमेयिका हम बोल दिए थे कि पहले एक सिद्ध किया हुआ कथन रहता है, और उस कथन को अगर सिद्ध करने का दूसरा कथन का प्रयोग करते हैं सिद्ध करने में, उसी को हम बोलते हैं प्रमेयिका। नाम से स्पष्ट है कि यूक्लिड ग्रीक का एक विद्वान था, मैथमेटिशियन था। उन्होंने जो है एक सिद्धांत दिया जो मौसा निकालने में, महत्तम समापवर्तक निकालने में, हम उसको यूक्लिड विभाजन के द्वारा क्वेश्चन आगे आएगा कि उनका HCF निकालना है। तो ये जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है, हम इसको समझते हैं। उसके लिए आपको हम 4 यहाँ पे भाग दिए हैं। पहले भाग आप बनाइए, जैसे 27 में आपको 8 से भाग देना है, कितना बार लगाइएगा? 3 बार। शेष कितना आएगा? 3 आएगा। 5 से 16 में भाग दीजिए, 5 3 15, शेष क्या आएगा? 1 आएगा। यहाँ 6 में 24 से भाग दीजिए, 24 में 6 से भाग दीजिए, 6 चौक कितना हो जाएगा? 24, शेष कितना आ गया? 0। अब यहाँ आप ध्यान दीजिए तो
6 में 7 से। अभी तक तो आप देख रहे थे कि अंदर वाला बड़ा होता है, बाहर वाला छोटा होता है। अब कैसे भाग देना है, आपको दशमलव में नहीं देना है, आपको मतलब यहाँ समझना है। 5 में 3 से भाग देते हैं तो 15 होता है, उस 15 को यहाँ घटाते हैं। तो 6 में 7 से भाग देना है। अगर 7 को अगर हम 1 को बार लगाएंगे तो 7 एकाई 7 हो जाएगा। देखिए ज़्यादा हो रहा है, तो 1 से कम से तो लगा सकते हैं ना। तो 1 से कम क्या है, 0, यानी 7 में 0 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा, 0 होगा। अरे भाई स्पष्ट है कि अगर 7 में 1 से गुना करते हैं तो 7 होता है, 7 में 2 बार होता है तो कितना होता है, 14। तो क्या 7 में अगर हम 0 से गुना करेंगे तो 0 नहीं होगा, तो इसको हम कितना बार लगाएंगे, 0 बार। यानी 7 में 0 से गुना करेंगे कितना होगा, 0। कितना हो जाएगा, 0। अब वही प्रक्रिया करते हैं ना, यहाँ घटाते हैं। बताइए शेष क्या आया, 6। यानी 4 आप यहाँ पे भाग देख लिए। 4 भाग देखने के बाद आप क्या देखें कि यहाँ आपको 27 दिया था, नहीं तो 8 दिया था, यहाँ 16 दिया था, नहीं तो 5 दिया था, यहाँ 24 दिया था, नहीं तो 6। 2 चीज़ दिया था और 2 चीज़ दिया हुआ है। इसके माध्यम से हम तीसरा चीज़ निकाल लेते हैं। देखिए अगर 27 का मान निकालना है तो हम क्या पढ़ रहे हैं, देखिए यहीं पे भाज्य बराबर भाजक होता है कि अगर इस दोनों को गुना करें तो 8 तिरी 24, इसको जोड़ दे 24 3 27। सब में यह प्रक्रिया आता है ना। 5 में 3 से गुना करेंगे 15, और 15 में 1 जोड़ेंगे 16। दिया था 2, लेकिन मेरे दिमाग में यानी सबके दिमाग में एक ख्याल आता होगा कि ये प्रक्रिया को किसी न किसी रूल पे फॉलो कर रहा है, चरणबद्ध प्रक्रिया द्वारा फॉलो कर रहा है। तो जो फॉलो किया गया तो उसको नाम दिया गया कि जो बीच वाला भाग होता है, बीच वाले भाग को बोला गया कि इसको हम बोलते हैं भाज्य। क्या बोलते हैं, भाज्य बोलते हैं। यहाँ जो आता है उसको बोलते हैं भागफल। क्या बोलते हैं, भागफल। जिससे भाग दिया जाता है उसको बोलते हैं भाजक, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, शेष। अब यहाँ दिमाग थोड़ा लगाइएगा कि आपको दिया था 27 और 8। अब आप क्या कर रहे हैं, 2 के द्वारा अगर इसको सिद्ध किया हुआ कथन है, यानी कि कहने का अर्थ है कि भाजक और भागफल को गुना करके शेष क्या करते हैं, शेष जोड़ देते हैं तो बीच वाला आ जाता है। तो आपके सिलेबस में क्या किया है कि ये जो भाजक है ना, इसको ए माना है। क्या माना है, बी माना है। क्या माना है, बी माना है। अंदर वाले भाग को ए माना है। ये भागफल को क्यू बोला है, और यहाँ शेष को बोला है आर बोला है। यानी आप पढ़ते होंगे कि देखिए अगर आपको ए लाना है, देखिए आपको यहाँ यूक्लिड विभाजन परिमिका क्या है, ए लाने के लिए क्या किया जाता है कि ये 8 में यहाँ वाला से गुना होता है, यानी भाजक गुने भागफल। यहाँ भाजक को क्या माना है, बी माना है। गुना किससे करना है, भागफल से, क्यू है। जोड़ना किसको है, शेष को है, यानी आर को जोड़ना है। तो आखिर ये निकल के एक पढ़ में क्या आ जाता है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर। दोस्तों ये कुछ नहीं है, जो बचपन से आप पढ़ते आए हैं कि ये भाज्य है, ये भाजक है, ये भागफल है और ये शेष है। तो ये जो नियम जो है कहीं ना कहीं सिद्ध किया हुआ है ना, इसका प्रयोग दूसरा चीज में करते हैं ना, इसी को कहते हैं प्रमेयिका। और यूक्लिड विभाजन परिमेयिका क्या है कि इसके प्रयोग से हम दूसरा क्वेश्चन सोल्व करते हैं, सिद्ध करते हैं, तो ये यूक्लिड विभाजन परिमेयिका होगा। सब में ध्यान दीजिए, इसमें भी वही होगा। अगर ये बी है, ये ए है, ये क्यू है और ये आर है, मान के चलिए, तो ए का मान अगर ए निकालना है, यहाँ 16 का मान देखिए सिद्ध कीजिए तो इसको 16 के यहाँ 16 था, यानी ए के जगह कितना है, 16 है। 16 का मान निकालने के लिए देखिए ए बराबर बी क्यू, बी कितना है 5 है, गुना क्यू कितना है देखिए तो 3 है, 5 3 15, आर कितना है 1 जोड़ देना है। देखिए तो 16 बराबर 16 आता है, 5 3 15 1 16। तो दोस्तों जो ये सब क्या था कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। यानी अब यहाँ आपको ध्यान देना है कि आपको क्या दिख रहा है, यहाँ आपको आर दिख रहा होगा, यहाँ क्या दिख रहा है आर, यहाँ बी का चारों आप मैथ में आप देख लीजिए,
क्या ये जो r का मान है यानी जो शेष है क्या इससे ज़्यादा आ रहा है? अरे भैया ज़्यादा आता तो एक बार और भाग लग जाता, यानी जो r का मान होता है कभी भी यानी b से यानी भाजक से क्या होता है, बड़ा नहीं होता है। तो यहाँ क्या एक प्रमेय निकल के आएगा, जो शेष जो होता है यानी r को क्या बोले, देखिए शेष जो होता है वो कभी भी भाजक से बड़ा होता है नहीं, यानी ये जो भाजक है हमेशा शेष से बड़ा होता है। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ये क्या हो गया, भाजक, यानी भाजक जो है हमेशा शेष से बड़ा होता है। लेकिन शेष में भी ध्यान देना है कि शेष जो है कि या तो जीरो आ जाएगा और नहीं तो जीरो से बड़ा आ जाएगा। कहने का अर्थ है कि शेष या तो जीरो आता है नहीं तो जीरो से बड़ा। देखिए 1 आ रहा है, 3 आ रहा है, 6 आ रहा है, यानी जीरो से बड़ा तो आ जा रहा है। लेकिन क्या कभी जीरो से कम में आता है? कभी भी यहाँ -1 आया है शेष, कभी भी -6 आया है शेष? दोस्तों नहीं आता है। तो इससे हमको ये भी समझना है कि शेष जो है या तो जीरो आता है, यानी शेष जो है कि या तो जीरो आएगा या तो क्या आएगा, जीरो, और नहीं तो जीरो से बड़ा। देखिए दोस्त, जिधर मुंह खुला रहता है ना वो बड़ा का चिन्ह होता है। अब यहाँ से 2 पॉइंट आप समझ गए होंगे कि जो शेष जो होता है हमेशा भाजक से छोटा होता है, लेकिन साथ ही साथ या तो जीरो से बड़ा होगा और न तो पक्का पक्की क्या होगा, जीरो होगा। पक्का पक्की क्या कहलाएगा, जीरो। तो इसी को हम एक लाइन में यहाँ नहीं लिख सकते हैं। एक लाइन में अगर आपको लिखना है तो ये लिख सकते हैं कि जो शेष जो है, शेष या तो जीरो से बड़ा होगा। शेष क्या होगा कि या तो जीरो से बड़ा होगा या बराबर होगा। और ये जो शेष से कौन बड़ा होता है, यानी भाजक। कौन बड़ा होता है, भाजक। और यही ना शेष को क्या बोला जाता है, आर। शेष को क्या बोला जाता है, आर। और भाजक को क्या बोला जाता है, बी। भाजक को क्या बोला जाता है, बी। इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं। और यहाँ जीरो है। तो कुल मिला के बात जो है, ये जो प्रमेय आता है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर जो है, यही भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष है। लेकिन इसमें भी कंडीशन क्या है दोस्तों, कंडीशन आप देखे होंगे कि कंडीशन ये जो है कि ये r का जो मान है, r का मान है जो जीरो से तो बड़ा होता है, लेकिन ये किससे छोटा होता है, ये b से हमेशा क्या होता है, छोटा होता है। तो ये था यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। दोस्तों अब जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का जो प्रयोग जो है हम HCF यानी महत्तम समापवर्तक निकालने में करते हैं। तो दोस्तों ये जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में आप इतना चीज़ यहाँ पे देख लिए, आपको उदाहरण से समझा दिए थे। आपके बुक में ये डिफिनेशन दिया है। अब डिफिनेशन का मतलब आप समझिए। यहाँ पे अब हम आपको उदाहरण दिए थे 8 से 27 का, 8 तेरी 24, यहाँ हासिल 3 यानी शेष 3 आया था। अब ध्यान दीजिए, कह रहा है 2 धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक मतलब प्लस, a और b। दोस्तों ये a होता है ना, ये b होता है ना, यहाँ वाला q होता है ना, यहाँ r। कभी भी इसको और इसको माइनस देखे हैं, नहीं देखे हैं। यानी 2 धनात्मक पूर्णांक a एवं b, यानी कह रहा है ये विभाजन प्रमेयिका कि 2 धनात्मक पूर्णांक a एवं b, यानी a एवं b क्या रहने पर, धनात्मक पूर्णांक रहने पर, दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्णांक q और r विद्यमान है कि अद्वितीय मतलब उसके सिवा कोई दूसरा नहीं। कहने का अर्थ है कि इसका और इसका मान क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। यानी कहने का अर्थ है कि अद्वितीय पूर्णांक q और r, ये जो q और r जो है ये एक पूर्णांक संख्या रहने पर क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। अरे भैया ये भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। इसी चीज़ को न सिद्ध किए थे कि जो शेष जो होता है जीरो से बड़ा या बराबर होता है, और ये जो शेष जो होता है भाजक से छोटा होता है। इसी को किताब में दिया हुआ है, हम उसको कॉन्सेप्ट से समझाएं कि जो क्या दिया हुआ था, 2 धनात्मक पूर्णांक a एवं b, यानी a एवं b क्या होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक, ऐसी अद्वितीय पूर्णांक q एवं r हो जिसके लिए a बराबर बी क्यू प्लस क्या हो, r, और r के लिए क्या कंडीशन है कि इससे ये हमेशा छोटा होता है लेकिन जीरो से क्या होता है, बड़ा होता है।